हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है गगनप्रीत। आप देख रहे हैं स्पेयर व्हील और आज हम बात करने वाले हैं टाटा के बारे में। टाटा एक ऐसी कंपनी है जो कि ना ही सिर्फ अपने सॉल्ट के लिए फेमस है बल्कि फेमस है अपनी वैल्यू फॉर मनी कार्स के लिए भी। लेकिन इनके अलावा दो चीज़ें और हैं जिसके लिए टाटा फेमस है। वो है पहला नए सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए और दूसरा अपने पुअर क्वालिटी कंट्रोल्स के लिए। आज हमारे पास एक ऐसी ही कार है जिसने इंडिया के अंदर नए सेगमेंट को जन्म दिया जो कि है इंडिगो CS यानी कि कॉम्पैक्ट सेडान। और आज हम देखेंगे कि टाटा के पुअर क्वालिटी लेवल्स की वजह से इस कार की रिलायबिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ा है, क्योंकि इस कार ने कवर कर ली है 95,000 किलोमीटर। लेट्स बिगिन। Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. But mother will catch you, cradle. आज के रिव्यू की खास बात यह है कि हम अपने रेगुलर पॉइंट्स के अलावा इस कार के लॉन्ग टर्म पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। तो अगर मैं लुक्स की बात करूं तो मुझे मिलते हैं यहाँ पर ड्यूअल बैरल हेड लैंप्स, जिसके ऊपर इंडिकेटर मिल जाता है आपको। ये इंडिकेटर किसी किसी कार के अंदर ऑरेंज कलर का है, बेसिकली ये फेसलिफ्ट वर्जन है, तो मुझे ये इंडिकेटर ज़्यादा पसंद है। मुझे वो ऑरेंज इंडिकेटर नहीं पसंद, वो थोड़े चीप से लगते हैं। दीज आर लाइक ट्रांसपेरेंट थिंग्स। उसके अलावा यू हैव दिस क्रोम लाइनिंग एंड देन यहाँ पर एक ये क्रोम का कर्व है। ये एक स्टैंडर्ड वो है टाटा की सिग्नेचर ग्रिल, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है लोगों को, लेकिन स्टिल इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स द लुक ऑफ द कार बिकॉज कार हर तरफ से थोड़ी सी कर्वी सी है, तो मेरे ख्याल से इसको बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लाइनों की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं नीचे बात करूँ तो एयर डैम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बड़ा है एंड एक फॉग लैम्प टूटा हुआ है। अब एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि फॉग लैम्प टूटा होना कार की रिलायबिलिटी से लेना देना कुछ नहीं है। रिलायबिलिटी में वो चीज़ें काउंट करी जाएंगी जहाँ पर जो चीज़ें अपने आप खराब हो गई हों या अब तक टिकी हुई हों। फॉग लैम्प का टूटना, या अगर आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे पीछे, तो ये शीशा भी टूटा हुआ है। ये शीशा जो टूटा है ये बेसिकली कहीं ना कहीं हमारी ड्राइविंग की वजह से है या शायद किसी और की गलती की वजह से है जो कि इस कार को टक्कर कर गया, मार गया। उन चीज़ों को मैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में काउंट नहीं करता। लेकिन अगर हम आगे देखें तो जो देखने वाली बात ये है वो ये है, यहाँ पे आपको पैनल में गैप मिल जाएगा बम्पर के अंदर लाइटों से, दोनों तरफ पे वो गैप है। अब ये जो गैप है जो मुझे समझ में आ रहा है वो सिर्फ इस वजह से है कि इन लाइटों के ऊपर LED स्ट्रिप लगी हुई थी जिनकी तारें भी यहाँ से टूट रखी हैं। तो वो LED स्ट्रिप लगाई गई, उसके बाद उसको तोड़ दिया गया या टूट गई वो किस तरह से, वो तो मैं एक थर्ड पार्टी एक्सेसरी है, उसकी रिलायबिलिटी पर हम क्या बात कर सकते हैं। हालांकि आफ्टर 95,000 किलोमीटर these lights are just perfectly fine, these lights are working fine and that fog light is also working। अब हम चलते हैं गाड़ी की साइड्स की तरफ और इसके पैनल गैप्स को चेक करते हैं। वेल अगर मैं साइड्स की बात करूं तो वो बम्पर का गैप मुझे साइड पर भी दिख जाता है। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम विद ओल्ड टाटा कार्स। बेसिकली इनका कोई पार्ट अगर खुलता है तो वो पहले के जैसा बंद नहीं होता। मैं इस चीज़ को क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी ऑलमोस्ट इसी के एज की कार है, इंडिका विस्टा। उसमें भी मैंने वो चीज़ें देखी हैं, जब तक आपको एक अच्छा मैकेनिक नहीं मिलता है आप टाटा की कार को ठीक से बंद नहीं कर पाते हो। दिस हैज़ बीन द इशू विद दिस कार एज वेल। अगर मैं उसके अलावा बात करूं तो जो बोनेट का गैप है, जो बोनेट की लाइनिंग है, इट इज़ फाइन, बहुत ज़्यादा ठीक है, मतलब इट इज़ लाइक ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डोर की लाइनिंग इज़ ओके। देन यहाँ पर डोर्स के बीच में थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा लेवल का फ़र्क है इसके ऊपर। अगर मैं उसके अलावा बात करूँ डोर की ओपनिंग वगैरह की, तो जो रबड़ की बिडिंग वगैरह है वो हर तरफ से ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डोर का एंगल वगैरह या डोर के हिंजेस वगैरह दे आर ऑल फाइन एंड दे जस्ट वर्क एब्सोल्युटली फाइन। पिछले डोर के अंदर भी सेम चीज़ है, डोर की बिडिंग यहाँ से थोड़ी सी खत्म हो रखी है। उसके अलावा डोर के हिंजेस वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल इशू। एंड देन पिछला बम्पर भी मेरे को सेम देखने को मिल जाता है, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। मेरे ख्याल से ये हल्का सा कहीं पर टुक लगा है वहाँ से बाहर आ गया है। दिस इज ऑलमोस्ट फाइन, ये बस फिट होने की इसको ज़रूरत है। एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इस कार को चलाया गया है अलॉय व्हील्स के साथ, एंड ये आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स हैं। बेसिकली आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स जिस कार के अंदर होते हैं वहाँ का सस्पेंशन कितना ज़्यादा कामयाब रहता है, अब हमको वो चीज़ देखनी है। एंड सस्पेंशन एंड बाकी जब जो ड्राइव क्वालिटी है उसकी तरफ चलने से पहले हम एक बार कार का बूट चेक कर लेते हैं। सो नाउ वी आर एट द बैक एंड, एज यू कैन सी दिस इज द LX मॉडल, यानी LS जो बेस वेरिएंट होता है उससे एक ऊपर वाला। अब इस छोटी सी कार में एक दिक्कत आ चुकी है 95,000 किलोमीटर के बाद, और वो ये है कि इसका जो आपका जो एक बूट रिलीज लीवर होता है वो काम नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अटक चुका है। तो हम इसको चाबी से खोल के देखते हैं। बूट स्पेस कार का बहुत ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली कॉम्पैक्ट सेडान को बनाया है इसलिए कैसा ताकि आप एक्स्ट्रा बूट कैरी कर सके, एक्स्ट्रा सामान कैरी कर सके, एक्स्ट्रा लगेज। एंड दीज आर माई रेगुलर 2 सूटकेसेस। उसके अलावा आप देख सकते हैं इस कार के अंदर वूफर पड़ा हुआ है।
तो जो बहुत ज़्यादा हार्डकोर एंथुसियास्ट होंगे वो ये भी जानते होंगे कि वूफर की वजह से कार के अंदर छोटे छोटे रैटल्स निकल सकते हैं। तो हम उस चीज़ को भी अंदर जाके चेक करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं, ऑनर का बहुत ज़्यादा सामान पड़ा है। एक चीज़ हम बात कर लेते हैं सामान को रखने के बाद, इसमें जो बूट, जो इसकी बॉडी लाइनिंग है बूट की, वो कितनी ज़्यादा सही है। तो एक चीज़ है जो देखने वाली, वो ये है कि इस कार के बूट के अंदर थोड़ा सा मिसमैच है। लेकिन इसके बावजूद एक दूसरी बात हमको जिस पे ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि इस कार का बूट प्रॉपर तरीके से फिट हो जाता है, किसी तरह से उसमें कोई क्रीक या स्क्वीक नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से हालांकि जो पैनल गैप्स हैं जो टाटा के अंदर रेगुलर देखने को मिल जाते हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो जो टाटा की एक सॉलिड वाली फीलिंग है, जिस तरह से ये बूट बंद है एंड एवरीथिंग, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो इस चीज़ के अंदर मौजूद है और आप इसके ऊपर मेरे ख्याल से रिलाय हो सकते हो। वेल नाउ आई एम इन द फ्रंट सीट ऑफ इंडिगो CS एंड इस कार के अंदर बैठते ही जो सबसे अच्छी चीज़ का एहसास होता है वो ये है कि इस कार की प्रैक्टिकलिटी एकदम अंदर बैठते ही नजर आ जाती है। एंड अगर मैं बात करूँ एज अपने रेगुलर चीज़ों की, डोर का थर्ड इज अमेजिंग। इट फील्स लाइक आप एक प्रॉपर टाटा की कार के अंदर बैठे हो। ये वैसा थर्ड नहीं है कि आपको सिर्फ लोहा लोहा दे दिया है, आपको सॉलिड वाली फीलिंग जरूर आती ही आती है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और ये इस डोर की बात नहीं है, बैक डोर भी इसी तरह से डिजाइन है। उसके अलावा अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा डिजाइन में पुराने ज़माने का लगता है आज की डेट में अगर देखा जाए, बिकॉज इससे वो टाटा के ट्रक वाली सी फीलिंग आ जाती है मुझे पर्टिकुलरली। एंड अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं, इंडिका विस्टा से ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज लाइक माइल्स बेटर, इतना बढ़िया है ये। सबसे बढ़िया जो इसकी बात है, इसमें 2 डायल्स हैं, 2 डायल तो मेरे ख्याल से होने ही चाहिए आरपीएम और स्पीडोमीटर के। उसके अलावा जो आपने लगाने लगाओ, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बेसिकली जब मैं सीट बेल्ट नहीं लगाता तो ये चीज़ आवाज़ करती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टाटा के अंदर 2008 के अंदर ये सीट बेल्ट वाला फंक्शन आ गया होगा, हालांकि वो चीज़ इसके अंदर है। अगर कार की लाइटें चलती रह जाती हैं तो कुछ आवाज़ आती है इसके अंदर से प्रॉपर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। वो चीज़ है, कुछ लाइट की आवाज़ आती है, किसी चीज़ की आवाज़ आती है, वो चीज़ का मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है। एंड बेसिकली कुछ आवाज़ आती है, मतलब कुछ सेंसर वेंसर उन्होंने जरूर लगाया। उसकी चाबी ऑफ करो तब भी आवाज़ करता है ये गाड़ी। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड का लेआउट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यहाँ पर आपको बहुत सी जगह मिलती है सामान रखने के लिए एंड आपको सारा का सारा सॉफ्ट टच प्लास्टिक मिलता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी चीज़ थी। इन्होंने इसको सेडान बनाने की जो कोशिश की है उसमें इन्होंने क्वालिटी भी सेडान की देने की कोशिश करी है एज़ कम्पेयर टू द इंडिका, तो वो चीज़ देखने को यहाँ प्रॉपर मिल जाती है। अगर मैं AC वेंट्स की बात करूँ तो ये थोड़े से मेरे लाइकिंग के हिसाब से नहीं है, मुझे ये वाले AC वेंट पसंद नहीं है, बिकॉज मैंने कुछ कारों के अंदर इसको लूज होता हुआ देखा है। एंड वो कुछ कारें ऑल्टो वगैरह नहीं है, वो कुछ कारें हैं फॉक्सवैगन की वेंटो। मैंने वेंटो के अंदर इस AC वेंट को एकदम ऐसे देखा है जैसे इसको ऐसे हल्का सा किया, या खड्डा आ गया तो एकदम से चेंज होगी इसकी डायरेक्शन, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। हालांकि 95,000 किलोमीटर कार को हो चुके हैं, इसके AC वेंट्स में कोई ज़्यादा भी ऐसी वाली बात नहीं है। इसके सारे AC वेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से अभी फिलहाल सही चल रहे हैं। अगर मैं सेंट्रल कंसोल की बात करूँ तो उसके अलावा म्यूजिक प्लेयर ये आफ्टर मार्केट है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, हमने जैसा बूट में देखा वूफर पड़ा हुआ है, यानी इस आफ्टर मार्केट सिस्टम के साथ में यहाँ से एक वायर जारी है, इस सीट के नीचे एम्पलीफायर है। तो जो ये बताने का पर्पज़ मेरा सिर्फ ये है कि इसके वायर को डालने के लिए इस चीज़ को, सेंट्रल कंसोल के इस पैनल को खोला जा चुका है एक बार। तो इन चीज़ों को खोलने के बाद भी कार की रिलायबिलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, चाहे वो किसी भी कंपनी की कार हो, चाहे वो कोई भी कार हो। तो इस चीज़ को हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। एंड उसके अलावा सेंट्रल कंसोल बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव सा नहीं है, मतलब इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है। देन यू हैव दीज 4 बटन्स। ये 4 बटन्स बेसिकली चारों विंडो के पावर विंडो के स्विच हैं। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि ये थोड़ा सा ना डिफरेंट सा लगता है पैकेज ना, कि जैसे आमतौर पे आपको हर गाड़ी का यहाँ पर मिलता है, वो अलग से क्लासिक लगता है। ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो मैं टाटा लवर हूँ, आप सबको पता है। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ आपको हर कार में देखने को नहीं मिलती। इसका डाउन साइड है, डाउन साइड ये है कि जैसे अभी मैं अपनी रेगुलर ड्राइविंग पोजीशन के ऊपर हूँ, थोड़ा सा मैं आगे को चलाऊंगा, ऑब्वियसली दिस इज़ माई पोजीशन अगर मैं कार चलाता हूँ तो। अब यहाँ पर अगर मुझे उसको करना है, AC इज इन द रीच, आराम से हाथ पहुँच सकता है, यहाँ सिस्टम पर हाथ पहुँच सकता है, गियर पर पहुँच सकता है। यहाँ पहुँचाने के लिए यू कैन सी थोड़ा सा मुझे झुकना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान हटाना पड़ता है। उसकी जगह इसी चीज़ को अगर यहाँ की जगह यहाँ दे देते, हैंड ब्रेक के जस्ट नीचे जहाँ पर मैं आराम से हाथ रख सकता हूँ, तो वो चीज़ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेटर थी। जस्ट नेट पिकिंग वाली बात है, ये चीज़ें काम बिल्कुल करती हैं। लॉक अभी तक काम करता है, चारों फंक्शन काम करते हैं। ये जो आपके चारों स्विचेस हैं इन चारों विंडो के, वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ड्राइवर साइड पे, तो यहाँ पर मुझे नॉब सिस्टम मिलता है लाइटों को एडजस्ट करने के लिए। आमतौर पर जो आपके स्टॉक होते हैं, इसके अंदर आपको वो छोटे सा एक सिस्टम दिया जाता है एक रोटेशन के लिए। आप उसको घुमाओगे, आपकी लाइट ऊपर नीचे हो जाएंगी।
या मारुति की कुछ कार्स के अंदर यहाँ पर इस जगह पर आपको एक छोटा सा अलग से वो दिया जाता है, एक रोटेशन के लिए व्हील सा, आप उसको दबाते हो। मुझे ये नॉब कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। हालांकि 1 नॉब, 2 नॉब, 3 नॉब और यहाँ पे 4 नॉब्स हैं जो मुझे टाटा की तरफ से मिलती है। एक डिज़ाइन का फ्लो है जिस पे मैं अभी आता हूँ। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे रियर डिफॉगर का स्विच मिलता है। आमतौर पर ये जो डिफॉगर का स्विच है ये भी इस जगह पर मिलता है, इन्होंने अलग से लगाया है। थोड़ा सा मैं इसको ऑकवर्ड डिज़ाइन नहीं कहूँगा, लेकिन आपको आमतौर पर ये चीज़ यहाँ देखने की आदत नहीं होती, तो वो चीज़ है जिसको ठीक किया जा सकता था। ये इसको यहीं लगा देते तो थोड़ा सेंटर कंसोल की भी खूबसूरती बढ़ जाती, बहुत सारे बटन देखने को मिलते हैं आपको। बट दिस इज़ द ओनली थिंग। एक चीज़ है जिसके अंदर ये जो सेंट्रल हज़ार्ड लाइट है, आमतौर पर आप इसका बटन दबाते हो तो ये अंदर रह जाता है। इसका सेंट्रल हज़ार्ड स्विच का बटन जो होता है आपका, ये बाहर की तरफ आता है। नो, ये मुझे याद कराता है जैसे मारुति 800 होती थी किसी जमाने में कार, उसके यहाँ पर एक छोटा सा लीवर लगा होता है जिसको हम बाहर खींचते थे तो सेंट्रल वो तो आपकी ये हज़ार्ड लाइट चलती थी। इसमें ये चीज़ यहाँ से बाहर आ जाती है, तो ठीक है। लेकिन मैं जब कार के अंदर बैठा था मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चीज़ यहाँ से अंदर जाएगी, वो चीज़ नहीं है। एक दूसरी छोटी सी नेटपिकिंग वाली बात यह है कि आपको हर AC वेंट के ऊपर जो साइड वाले हैं, इससे आपको इंडिविजुअल स्विच मिल जाता है ऑन ऑफ करने का। जो सेंटर के 2 AC वेंट्स हैं, इनका जो स्विच है वो एक ही है, यानी ये एक ही टाइम पे ऑन होंगे, एक ही टाइम पे ऑफ होंगे। इससे कितना पैसा बचा मुझे नहीं पता, इससे जगह कितनी बच गई वो भी मैं ज़्यादा प्रॉपर नहीं आपको बता सकता, शायद इसको ठीक किया जा सकता था। छोटी सी कॉस्ट कटिंग है ये। आपको मैंने बोला था कि ये नॉब्स जो है 4, इनमें छोटा सा इशू मुझे लगता है, फ्लॉ ये है, वो ये है कि इन चारों की जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो अलग अलग है। जो आपकी ये जो आपके टेम्परेचर वाली नॉब है, ये घूमती है राइट साइड की तरफ, प्रॉपर राइट को घूमती है ये, यानी क्लॉकवाइज। जो आपकी ये है आपकी जो एयर डायरेक्शन वाली जो आपका जो नॉब है वो घूमता है राइट साइड की तरफ ही, लेकिन उसकी डायरेक्शन, उसका एंगल थोड़ा सा अलग है। मेरे ख्याल से ये ऐसा बनाने की जरूरत नहीं थी इनको। जो बीच वाली नॉब है ये अलग तरह से घूमती है, ये रहती है टॉप की तरफ सिर्फ, वो भी अलग सा हिसाब है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी जो कार की जो आपकी लाइट्स की डायरेक्शन का स्विच है, जो आपकी नॉब है वो अलग ही घूमती है। वो घूमती है आपके साउथ वेस्ट वाले रीजन की तरफ, यानी महाराष्ट्र कर्नाटक वाली साइड को, वहाँ को इसका फ्लो है। तो ये थोड़ा सा अलग लगा, ये मतलब अजीब सा लगा मुझे। अब चारों की डायरेक्शन एक जैसी बना देते तो इट लुक्स लाइक अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ना, एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन लगता है वो चीज़ में। वो चीज़ थोड़ी सी गायब है, अदरवाइज कोई ज़्यादा इशू नहीं है। सीट्स कार की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एंड इसमें देखो 2 चीज़ों का फ़र्क है। पहली बात तो टाटा की जो सीट्स होती है वो सॉफ्ट होती है, सबको पता है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने थोड़े दिन पहले i20 का रिव्यू किया था इस जगह पर, मुझे इसकी सीट्स i20 की सीट्स की जैसी ही लग रही हैं। तो दिस इज समथिंग आई वुड से कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है इस कार के अंदर, बैठ के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे एहसास हो रहा है। बोस्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि 2008 का डिज़ाइन है ये कार का, लेकिन जो लंबर सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरी कार में इतनी ज़्यादा लंबर सपोर्ट नहीं मिलती है। हेडरेस्ट फिलहाल निकाल रखे हैं, आप अपनी कार के हेडरेस्ट कभी मत निकालें। अब बात करते हैं कार के स्टोरेज स्पेसेस की। स्टोरेज में ये कार थोड़ा सा सरप्राइज करती है और थोड़ा सा अनॉय करती है। सरप्राइज किस तरह से करती है वो ये है कि जब मैं कार में बैठा हूँ तो मेरे ड्राइवर साइड पर, आपको ड्राइवर पॉकेट विंडो हर कार के अंदर मिलती है जो डोर में होती है, इसके ड्राइवर साइड पर एक अलग सी छोटी सी जगह बनी है जहाँ पर मैं छोटा मोटा सामान रख सकता हूँ। कुछ भी चीज़ें वहाँ रख सकते हो, वहाँ नैपकिन रख सकते हो, जो भी आपको दिल करता है आपकी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। देन ड्राइवर साइड के नीचे, स्टीयरिंग के नीचे, आपने मारुति की कार में देखा होगा या थोड़े दिन पहले मैंने फीगो के अंदर दिखाया था, छोटा सा कभी होल मिलता है। यहाँ कभी होल नहीं है, यहाँ पर पूरा कभी ड्रॉर है एक तरह का ना, मतलब वो बस बाहर नहीं आता, लेकिन इट इज़ सच अ वाइड स्पेस। मतलब छोटी छोटी चीज़ें आएंगी लेकिन बहुत सारी आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पे आ सकता है, लिटरली बहुत ज़्यादा। ये अगर मैं एक कभी होल के हिसाब से देखूँ कि स्विफ्ट में कभी होल होता है तो यहाँ पर उसके जैसे जो मुझे पता चल रहा है कम से कम भी 4 है, आप वो चीज़ का हिसाब लगा लो। उसके अलावा सेंट्रल कंसोल के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिलती है, बहुत ही छोटी सी जगह है और ये स्पेस थोड़ा सा स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा डीप पॉकेट नहीं है, तो वहाँ से सामान बाहर आ सकता है, लेकिन सामान रख जरूर सकते हैं वहाँ पे हम। देन उसके अलावा गियर के पीछे थोड़ी सी जगह मिलती है, ये बहुत ही ज़्यादा हल्का सा यहाँ पे इंक्लाइंड है, मतलब एक स्कूप्ड आउट जगह है, तो बहुत ज़्यादा एडल्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ भारी चीज़ रखना चाहे वो रख सकते हैं, अदरवाइज बहुत छोटी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, बड़ी चीज़ यहाँ को टिक नहीं सकती। अगर मैं एक निट पिकिंग की बात करूँ, कप होल्डर नहीं है इस कार के अंदर, बॉटल होल्डर नहीं है इस डोर के अंदर, तो ये एक चीज़ है जहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसको कवर किस तरह से किया जा सकता है हम उसकी बात करते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिलती है। यहाँ ये डैशबोर्ड बेसिकली स्टोरेज के लिए ही बनाया गया है, जिस हिसाब से इसका डिज़ाइन है। दिस इज़ नॉट अ प्लेन डैशबोर्ड, प्रॉपर यहाँ पर स्टोरेज है। स्टोरेज के पीछे एक वॉच मिलती है मुझे, जिसके अंदर टाइमिंग फिलहाल सही आ रहा है, जहाँ जो जितना भी हो रहा है, तो टाइम इज़ ओके। यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ सामान रख सकते हैं। सामान रखते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, धूप डायरेक्ट पड़ेगी, पानी वगैरह, खाने की चीज़ें वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह वो थोड़ा सा खतरनाक है। छोटा मोटा आपको जो आपके अगर आपने वो सोवेनियर्स वगैरह लगाने हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट रखने हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर रह सकती हैं। या अगर आपकी पानी की बोतल इस तरह की है, मिल्टन थर्मोस्टील, ठंडा पानी पिए कभी भी,
तो वैसी बोतल आप यहाँ आराम से रख सकते हो, हालांकि ये बोतल बहुत ज़्यादा भारी है एंड इसको रखने से मुझे कुछ चीज़ का एहसास हो रहा है, वो मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। देन सेकंड चीज़ एक जो इस कार की है वो ये है इसका ग्लोव बॉक्स। ग्लोव बॉक्स हैज़ अ माइनर इशू, ये लॉक नहीं होता अपनी प्लेस में, अगर होता भी है तो हल्की सी वाइब्रेशन से गिर जाता है। यहाँ से ट्रक निकला, अगर आपने पीछे खिड़की से देखा होगा, और ये उसकी वाइब्रेशन से खुल गया है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर इशू है। हालांकि हम अंदर चलते हैं, स्टोरेज की बात करते हैं, तो आई हैव 1 बॉक्स, 2 बॉक्स एंड 3 बॉक्स। अभी तक के सबसे कम डब्बे इसी कार के अंदर आए हैं, तो एक तरह से ग्लोव बॉक्स छोटा जरूर है, लेकिन ये प्रैक्टिकल अच्छा है, क्योंकि पहली बात तो ये ग्लोव बॉक्स लंबे सेंस में है। आमतौर पर इतने लंबे ग्लोव बॉक्स इजीली देखने को नहीं मिलते हैं। डीप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल प्रैक्टिकल है, थोड़ी सी जगह है इसके अंदर, थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सेकंड बात है, इस ग्लोव बॉक्स के ऊपर आपको कप होल्डर मिलते हैं। अब कुड बी अ क्लेवर डिज़ाइन फ्रॉम टाटा कि भाई वो चाहते हैं कि कार रुके हुए में आदमी खाए पिए वो सब चीज़ें करे, लेकिन थोड़ा सा अनोइंग है। मेरे को था कि अगर यहाँ पर कोई मेरे को बॉटल होल्डर या एक कप होल्डर मिल जाए, वो थोड़ा सा बेटर रहता है, खासकर एक अकेले इंसान के लिए जो अकेला कार को चला रहा है। नो डाउट आप यहाँ पर चीज़ों को रख सकते हो, लेकिन आपको जब एक अलग से चीज़ मिलती है ना किसी भी चीज़ को रखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको इस कार के अंदर ये आपके सनग्लास होल्डर मिलता है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जब आपको अलग से चीज़ें मिलती हैं तो वो आपको एक अलग सा प्रीमियम एहसास होता है, जो थोड़ा सा इस कार के अंदर मिसिंग है। हालांकि एक मैं दूसरी चीज़ की बात करना चाहूँगा, इसको मैं अंदर क्यों फेंक रहा हूँ, सॉरी, ये आपको बता चुका हूँ कि ये ठीक से बंद नहीं होता है, तो इसको हम फिलहाल लॉक कर देते हैं। अगर मैं इस सनग्लास होल्डर की बात करूँ, ये थोड़ा सा अजीब है। ये बेसिकली ऐसे खुलता है जैसे सनग्लास आके उड़ा देगा, ये लाइक दिस, थोड़ा सा टाइट है ये, तो या तो इसको बहुत प्यार से खोला जाए, अदरवाइज इसको खोला ही ना जाए, ये थोड़ी सी इसके अंदर इशू है। अब हम बात करते हैं कार की रिलायबिलिटी की, कि कार के अंदर क्या चीज़ के क्या हालात हैं। सीट के बारे में आपको बता चुका हूँ, कुशन इसका अभी तक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सीट कवर का हाथ ज़रूर है, लेकिन सीट कवर इतना भी कोई कुशन लेकर नहीं आता कि आपकी सीट उसी ने साइड उठा रखी है, तो कुशन सीट कवर का बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं यहाँ प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ, तो प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी ऐसी है जहाँ पर टाटा के नंबर सीधे सीधे कट जाते हैं, बिकॉज हालांकि उन्होंने सॉफ्ट प्लास्टिक दिया है, लेकिन वो सॉफ्ट प्लास्टिक बेसिकली ऐसा है कि अलग अलग टाइप के सॉफ्ट प्लास्टिक होते हैं। कुछ सॉफ्ट प्लास्टिक टाइम के हिसाब से थोड़े से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, ये उनमें से एक है। तो थोड़ा थोड़ा क्वालिटी का एहसास मुझे हो जाए, जैसे यहाँ पर मैं बॉटल रखता हूँ तो ये डैशबोर्ड थोड़ा सा दबता है, थोड़ा सा, इट इज़ स्टिल वेरी लेस, जो हमको मारुति में देखने के आता है उससे बहुत कम है, लेकिन है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि टाटा की कार एकदम टैंक की तरह बनी होती है, यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिल जाती है। सेकंड चीज़ है, पैनल गैप्स बड़े सारे इस कार के अंदर हैं, जैसे बाहर से बॉडी के अंदर वैसे ही अंदर पैनल गैप्स आपको दिख जाएंगे, तो ये चीज़ एक छोटी सी मुझे इनकन्सिस्टेंट लगी। अगर यहाँ पर ये पैनल गैप ना होता तो ये चीज़ में कोई दिक्कत ना आती। जो मैंने आपको डिज़ायर में करके दिखाया था, जो इसका आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हिलता है, सेम चीज़ इस कार के अंदर भी है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा मेरे ख्याल से ठीक की क्या कंप्लेन करूँ मैं आपको, सबसे सस्ती ये वो है आपकी VFM CS है, ये कॉम्पैक्ट सेडान, इसमें आपसे क्या ही कंप्लेन करूँ। देन स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा टाइम के हिसाब से इसका प्लास्टिक ख़राब हो चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया जा सकता था। जैसे मेरी विस्टा है जो 2012 में ली गई थी, ये कार 2009 में ली गई थी, तो मेरी विस्टा का प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन शेप में है, हालांकि इससे ज़्यादा नहीं है वो कार, तो मतलब टाइम बताएगा हमको कि कितना उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। लेकिन ओवरऑल क्वालिटी के मामले में थोड़ी सी चीज़ों में इशू है, थोड़ा सा यहाँ पर पैनल में ये थोड़ा सा प्रेस होता है बस, ये आवाज़ कोई खास नहीं करता। इवन मैंने कार को चला के देखा भी हाई स्पीड पे, तो उसका कोई इशू नहीं है। गियर नॉब बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है, ये सॉलिड है, जितना फ्लेक्स मुझे इस टाइम पर दिख रहा है ये मारुति डिज़ायर से कम है इस टाइम पे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। डोर के अंदर ये चीज़ अल्टीमेटली टाइट है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो लेदर यहाँ पे जो एक लेदर आपको फिनिश मिलती है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। नेट पिकिंग की बात करूँ तो लेदर फिनिश, नेट पिकिंग में नहीं, थोड़ा सा क्वालिटी का इशू है जो वो ये है कि लेदर फिनिश और ये जो प्लास्टिक है इसके बीच में थोड़ी सी ग्लू बाहर आनी शुरू हो गई है गर्मी की वजह से, और ये हर डोर के अंदर है। अगर ये एक्सेसरी होती तो 1-2 डोर के अंदर होता, ये हर डोर के अंदर है, वो चीज़ है। उसके अलावा थोड़ा सा पैनल गैप यहाँ नीचे जो स्टोरेज वाली चीज़ है वहाँ पर भी मुझे मिल जाता है, तो ये छोटे छोटे पैनल गैप्स हैं। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दूं, पैनल गैप्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर जगह पे रैटल करते हैं, ये कार रैटल नहीं करती, लेकिन उसकी बात हम करेंगे ड्राइव के अंदर। अभी हम चलते हैं अपनी पिछली सीट्स पर। व्हेन नाउ आई एम इन द बैक सीट ऑफ इंडिगो CS, एंड अगर आपने मेरे कोई पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि ये मिनिमम लेग रूम है एंड दैट इज़ द मैक्सिमम लेग रूम। लेग रूम की तो इसमें कोई गाड़ी में कमी नहीं है। मेरे ख्याल से स्पेस के मामले में शायद हर कंपनी को, इंडिया के अंदर हर कंपनी को टाटा से सीखना चाहिए। टोयोटा इटियोस का स्पेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन जो इसमें सीट्स की क्वालिटी मुझे मिल रही है वो मुझे इटियोस में नहीं मिली थी, तो मैं इसको ऑलमोस्ट एक जगह पे रख दूंगा। हालांकि रिलायबिलिटी टोयोटा की किसी अलग ही लेवल पे है, लेकिन फीचर्स एंड एवरीथिंग एल्स के अंदर ये कार उसके बराबर ही है।
एंड लिटरली स्पेस बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। एंड इस कार की बैक सीट को टाटा ने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है, क्योंकि आपको छोटी छोटी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो आपको उस टाइम पर इस कार के अंदर नहीं मिलती थी, ऐसी कारों के अंदर नहीं मिलती थी। और आज के अंदर भी वो फीचर कभी कभी टॉप मॉडल के अंदर मिलते हैं, जैसे कि रेयर सीट पर मैं बैठा हूँ उस टाइम पर, एंड आई हैव माई ओन लाइट, बोथ लाइट्स आर वर्किंग। मैं बताना भूल गया, अगली दोनों लाइटें चल रही हैं, तीनों लाइटें बेसिकली, वहाँ पे 3 लाइटें हैं। तो जैसे टाटा को लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो वैसा नहीं है, एवरीथिंग इज वर्किंग राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो पिछली मेरे पर पार्सल ट्रे है, पार्सल ट्रे आमतौर पर मैंने अगर मैं आपसे बात करूँ सिटी के अंदर मेरे ख्याल से, या फिर वो वेंटो की बात है, अभी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, उसकी जो पार्सल ट्रे है ये पीछे वाली, वो ऑलमोस्ट सीधी है। तो इसकी प्रॉपर तरीके से डिजाइन है, यानी यहाँ पर मैं कुछ भी सामान रखूंगा वो ब्रेक मारने पर मेरे मुंह पर नहीं पड़ेगा, मेरे सिर को नहीं लगेगा पीछे से। वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। हालांकि ये प्रीमियम चीज़ नहीं है जो मैं दिखाना चाहता था। प्रीमियम चीज़ है यहाँ पर मेरे को एज अ पैसेंजर, रेयर पैसेंजर, मेरे पास यहाँ पर एक पर्सनल एश ट्रे है। दोनों डोर्स पर एश ट्रे मिलती है मुझे, तो एश ट्रे वाली बात मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। देन जो पावर का स्विच है विंडो का, वो मुझे लग से पीछे मिलता है। मतलब ये कोई रॉयल वाली बात नहीं है, लेकिन फोर्ड फीगो टाइटेनियम के अंदर पिछले पावर विंडोज नहीं होते थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो पिछला डोर का थर्ड है, जो क्वालिटी है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हमने बाहर एक जगह पे देखा था इसका इसी विंडो के बारे में कि इसकी जो रबड़ की बिडिंग है वो थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, लेकिन उसके बावजूद मेरे को किसी भी जगह से वो वाली फीलिंग नहीं आती, क्योंकि कई बार जब रबड़ बिडिंग खत्म हो जाती है तो आपका डोर साथ में लगता है, इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। देन प्लास्टिक क्वालिटी सेम एज द फ्रंट। देन अगर मैं बात करूँ पैनल गैप्स की, जो मुझे पीछे को दिख रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो आपका पिलर के ऊपर है। जब मैं गाड़ी को चला रहा था तब भी मैंने इस चीज़ की आवाज़ सुनी, तो मुझे तब लग रहा था कि ये चीज़ थोड़ी सी खुली हुई है। अब यहाँ पे कुछ काम कराया गया है, ये ऐसी है, ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता आपको उस टाइम पे। उसके अलावा पीछे कोई खास दिक्कत नहीं है। यहाँ पर का पैनल गैप ये भी निकला हुआ है, कुछ काम यहाँ पर भी हो रखा है गाड़ी का, एंड दिस थिंग इज़ ब्रोकन एक्चुअली। तो जहाँ जहाँ पर गाड़ी का काम हुआ है वहाँ पर पता चल जाता है इस कार के अंदर, दिस इज़ द फॉल्ट विद द टाटा कार। यानी इस कार की जो भी चीज़ एक बार खुली है वो दोबारा वैसे कभी बंद नहीं हुई, ये मेरा हमेशा से मानना है। ये मैं पर्टिकुलरली अपनी कार के बारे में भी सेम बोलता हूँ, तो वो चीज़ इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कार के ड्राइव की, कि कार की ड्राइवेबिलिटी में कितना फर्क पड़ा है। बिकॉज आप सब लोगों को ये बात पता है कि टाटा इंडिगो का थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोग सस्पेंशन पर डाउट करते हैं। आज हम वो डाउट निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या वो अच्छा है, रिलायबल है या नहीं है। सो लेट्स मूव टू द ड्राइव पार्ट। गाड़ी को चला के देखने का समय आ गया है। माइल्ड वाइब्रेशन, बट स्टीयरिंग में कोई वाइब्रेशन नहीं आ रही है। सीट में भी कोई खास नहीं है, पैडल की तरफ है, एंड धीरे धीरे कम होती जा रही है वाइब्रेशन, कम हो गई है धीरे धीरे। हाँ, सो थोड़ा सा हाईवे की तरफ गाड़ी को लेकर चलते हैं, एंड लेट अस चेक द ड्राइवेबिलिटी ऑफ अ कार, ऑफ अ टाटा कार आफ्टर 95,000 किलोमीटर। अगर मैं व्यू एंगल से स्टार्ट करूँ तो व्यू एंगल्स कार के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हालांकि छोटे छोटे इशू हैं यहाँ पर, वो ये है कि वो वाला शीशा टूट रखा है, और इस शीशे का ना स्प्रिंग क्वालिटी थोड़ी सी सही नहीं है, ये ना एंड तक नहीं घूमता शीशा इसका। उसके अलावा इस शीशे से व्यू एंगल बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि पिछला शीशा अच्छा है, और जो सी पिलर है कार का बहुत ज़्यादा ऑब्ट्रूसिव नहीं है। जो दूसरी बात है वो ये है कि कार की सिटिंग पोजीशन अजीब सी है, ये बहुत ज़्यादा टॉवर्ड्स दी ग्राउंड नहीं है, थोड़ी सी ग्राउंड से ऊपर लगती है, मतलब फ्लोर से थोड़ी सी अलग है। आप नॉर्मल लगता है जैसे आप बैठ के कार को चला रहे हो, नॉट लेट के, जैसे सियाज में अंदर या डिज़ायर में फीलिंग है, वो लेटने वाली फीलिंग नहीं है। उसके साथ थोड़ा सा ऊपर होते हो, डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा नीचे है, आमतौर पर कारों का डैशबोर्ड ऊंचा ही होता है, तो उस वजह से मुझे व्यू एंगल बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। आते हैं काम की बात पर कि इस कार का सस्पेंशन क्या है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने पहली कार टाटा की देखी है। बेसिकली मैंने टाटा की पहली सेडान चलाई है इतनी ज़्यादा देर तक। इससे पहले मैंने कभी शायद टाटा की सेडान कोई नहीं चलाई, चाहे वो कॉम्पैक्ट सेडान हो, चाहे वो मानजा हो, इंडिगो एक्सेल हो, मैंने कोई कार नहीं चलाई इनकी कभी। दिस इज़ द फर्स्ट सेडान आई एम ड्राइविंग फ्रॉम टाटा, एंड इसका सस्पेंशन अच्छा लगा मुझे किस तरह से, बहुत मतलब एक स्टिफ सस्पेंशन इस कार का। हॉर्न नॉट हॉर्न। तो इस कार का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है। हाईवे स्टेबिलिटी मुझे कार की थोड़ी सी बेटर लगी, लेकिन एक और चीज़ मुझे पता चल रही, जैसे जैसे मैं कार को घुमा रहा हूँ, अभी थोड़े से बाइकर्स मतलब टू व्हीलर्स मेरे आसपास बहुत सारे हैं, नॉट बाइकर्स, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम इसी को करके देखते हैं। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स मुझे थोड़ा सा अजीब लगता जा रहा है, जैसे ये बड़ी इजीली कार वॉबल कर देता है। ये दिस इज़ वेरी इजी इन दिस कार, दिस इज़ नॉट द केस विद माई विस्टा।
तो ये थोड़ा सा है, कुछ कुछ कंट्रोल स्टीयरिंग का वो मिसिंग है, एक ना स्टीयरिंग का ग्रिप नहीं है स्टीयरिंग के, आप मतलब टायरों के साथ, मतलब कुछ कनेक्शन का इशू है इसके अंदर। ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक करने का कोशिश किया है इन्होंने हाइड्रोलिक स्टीयरिंग को, या तो इसलिए ऐसा हो रहा है। बट दिस इज नॉट, ओ माई गॉड, दिस इज नॉट अ कार लाइक, नो कार शुड ड्राइव लाइक दिस। बहुत ही इजीली कार का बैलेंस खत्म हो जाता है जब मैं इसको ऐसे करता हूँ। तो ये चीज़ें मैं ज़रूरी नहीं है मेरे हर वीडियो के अंदर ये चीज़ आपको दिखेगी, शायद मैं किसी में डाल देता हूँ वीडियो में, किसी में मैं शायद नहीं डालता हूँ। फीगो में मैंने ये चीज़ थोड़ी सी की थी। तो ओ भाई साहब नहीं, दिस इज़ नॉट अ कार जिसको मैं एकदम से टर्न दे दूँ, वो वाला जो फीडबैक होता है इसमें वो वाला फीडबैक मिसिंग है। दिस इज़ अनलाइक वेरी टाटा। हालांकि इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि टाटा ने इसको बहुत अपमार्केट बनाने की कोशिश की है। जैसे छोटे छोटे फीचर्स मैं देख रहा हूँ इस कार के अंदर आपको, जैसे मैंने बताया, प्लस जो प्रैक्टिकलिटी है इस कार की, तो टाटा ने मेहनत ज़रूर की है, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत वो सही जगह पर नहीं रंग लाई। जैसे इन्होंने स्टीयरिंग को लाइट करने की बहुत कोशिश की है। कार एक अपनी शेप में आने की कोशिश करती है, कार ना आपके स्टीयरिंग रिस्पॉन्स को काउंटर करती है। ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है मुझे इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एकदम से मोड़ना चाह रहा हूँ, ओके कोई आगे नहीं है हमारे और कोई तकरीबन 100 मीटर तो पीछे नहीं है, मैं कार को एकदम से मोड़ना चाह रहा हूँ तो कार थोड़ा काउंटर करती है उस चीज़ को। कार मोड़ना नहीं चाहती वहाँ पे, कार अपने आप को सीधा करने की मतलब कोशिश करती है बहुत ज़्यादा, और वो कोशिश मैं लिटरली बताऊँ अच्छी नहीं लग रही मुझे। सो देखो, इट इज़ वेरी अर्ली फॉर अ फाइनल वर्डिक्ट। मैंने कार को एक बार चलाया है, हालांकि मैं इस कार को तकरीबन को 25-30 किलोमीटर चला चुका हूँ, एंड 25-30 किलोमीटर में जो मेरा वर्डिक्ट है वो ये है कि दिस इज़ नॉट अ कार टू ड्राइव अबव 80 kmph। लिटरली स्ट्रेट लाइन में इट कैन गो, लेकिन अगर आपको पता है आपके रास्तों में ट्रक वगैरह आते हैं, आपको कट वगैरह करने पड़ते हैं, दिस इज जस्ट नॉट द राइट कार। वो कट करने के लिए आपको कार धीरे करनी पड़ेगी। ये चीज़ जो मुझे समझ में आ रहा है वो है। रैटल्स की बात करते हैं, कार में रैटल्स कहाँ से आ रहे हैं मुझे इस टाइम पर, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। तो जब मैं खड्डों पे होता हूँ, ये पिछला पिलर थोड़ा सा रैटल करता है, हालांकि मैं हाईवे पर हूँ ये नहीं कर रहा। जब मैं कार को लेकर आया हूँ वहाँ की रोड बड़ी ख़राब थी, तो ये चीज़ थोड़ी सी रैटल करती है। फिलहाल कार की रैटल नहीं कर रही जरा भी। कैमरा वाइब्रेट हुआ था, बेसिकली हम पुल के ऊपर से, जहाँ पर छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, तो किसी तरह का रैटल मुझे एकदम से नहीं आया कार के अंदर से। छोटे छोटे जो एक आधा रैटल है वो यहाँ पे है। ये रैटल स्पीकर के अंदर से आ रहा है, इस कार के स्पीकर या तो आफ्टर मार्केट, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जब रैटल आता है तो मेरे हाथ में वाइब्रेशन हो रही है। दिस इज द थिंग। लिटरली कोई रैटल नहीं है इस कार के अंदर इस टाइम पे। इसके अलावा ये यहाँ पे जो पिलर पे हल्का सा खड्डों पे आता है, उसके अलावा कोई इशू नहीं है। तो डोर के अंदर थोड़ा सा रैटल है, एंड मैं लिटरली बताऊँ, अगर मुझे इस कार में 10 आवर्स का कंटिन्यूस ट्रैवल करना हो अभी इमीडिएटली, तो मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत माइनर सा रैटल है, वो भी बीच बीच में आता है। जब मैं एक्सीलरेटर इनपुट में थोड़ा सा वेरिएशन करता हूँ, चेंज करता हूँ, यानी शहर के अंदर हो सकता है थोड़ा सा रैटल सुनाई दे, हाईवे के ऊपर वो ज़रा भी चीज़ नहीं है। इंजन की अगर मैं बात करूँ, जो मुझे नॉइज़ आ रही है इस टाइम पर, स्लाइट हमिंग नॉइज़ है, कोई बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंट सी नॉइज़ है, वो ज़्यादा ऐसे नहीं लगता कि जैसे इंजन यहीं पड़ा हुआ है। तो नॉइज़ इज़ देयर बट बहुत स्लाइट है। वाइब्रेशन इज़ देयर बट बहुत ही हल्का वाइब्रेशन है। आपको फील करना पड़ेगा जान के ना वाइब्रेशन क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आमतौर पे अगर आप बैठे हो कार में सिर्फ ट्रैवल कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा उस चीज़ का। हल्का सा वाइब्रेशन है पैरों में जो मुझे पता चल रहा है। और ये मैंने पैर लीवर पे नहीं रखा हुआ, मैं क्लच का पैर हमेशा फ्लोर पे रखता हूँ, तो फ्लोर में हल्का सा वाइब्रेशन है, बहुत माइनर सा है वो चीज़, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है वो। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ, सस्पेंशन को बता चुका हूँ, स्टिफ सस्पेंशन है, एंड ये उस तरह का सस्पेंशन है थोड़ा सा जैसे स्विफ्ट का होता है ना, स्टिफ, प्लस जब वो खड्डों के ऊपर से निकलता है तो आपको एक थर्ड की आवाज़ आती है, वो इसमें हल्की सी चीज़ है, थोड़ा सा थर्ड महसूस होता है, लेकिन वो बहुत स्लाइट है। मतलब स्विफ्ट से इसको मैं बेटर कहूँगा। एंड थोड़ा कहीं ना कहीं फोर्ड के जैसा सस्पेंशन था, हमने थोड़े दिन पहले फीगो चलाई थी, उस तरह का सस्पेंशन है। सस्पेंशन स्टिफ है, लेकिन जो कार की हैंडलिंग मार खाती है, स्टिफनेस की वजह से हैंडलिंग अच्छी हो जानी चाहिए, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, लेकिन इस कार की मार जो खाती है वो हैंडलिंग में वो खाती है स्टीयरिंग की वजह से। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग, बस थोड़ा सा स्टीयरिंग का चक्कर है इस कार के अंदर, जो मुझे अभी फिलहाल ना क्लियर एग्जैक्टली हाथ को स्टीयरिंग से चढ़ नहीं रही है वाला। जैसे अगर मैं एकदम से मोड़ना चाहूँ तो दिस इज़ नॉट द कार, अब इसको एकदम से मोड़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपको वो वाला नहीं आएगा। थोड़ी दिस इज़ लाइक एन इंसल्ट टू टाटा, थोड़ी सी मैं इंसल्ट करूँगा टाटा यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो। इसकी हैंडलिंग थोड़ी ना Hyundai की जैसी है, कार का जो बॉडी का मूवमेंट है। अब लोगों को Hyundai बहुत अच्छी लगती है, Hyundai की कार में एक्चुअली बॉडी रोल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात है उनकी हैंडलिंग इतनी प्रिसाइज नहीं होती। एग्जैक्टली इस कार के साथ सेम चीज़, बॉडी रोल ज़्यादा है, हैंडलिंग उस हिसाब की प्रिसाइज नहीं है। मुझे पता चल जाता है वैसे कितनी मुड़ रही है, लेकिन स्टिल वो फीडबैक नहीं है इस कार के अंदर, जैसा स्विफ्ट के अंदर है या जैसा इवन मुझे अपनी कार में मिलता है। फोर्ड की तो मैं बात ही ना करूँ, इससे जर्मन कार्स आर मच बेटर। तो वो छोटी सी चीज़ है।
अगर मैं इंजन रिस्पॉन्स की बात करूँ आफ्टर 95,000 किलोमीटर्स, तो इंजन रिस्पॉन्स इज क्वाइट ओके। आई वोंट से इट इज़ द बेस्ट, आई वोंट से इट इज़ द वर्स्ट। इंजन रिस्पॉन्स इज क्वाइट गुड। मेरी कार का 1,00,000 किलोमीटर के ऊपर इंजन रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेटर था, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अभी भी थोड़ा सा बेटर है। ये कार 80 kmph से ऊपर जाने में थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, थोड़ी सी इंजन की पावर कम हो रखी है जो इवेंचुअली हो जानी चाहिए, मतलब जो हो जाती है आफ्टर 90,000 किलोमीटर, तो वो चीज़ इसके अंदर है। अभी मैं बहुत स्पीड में एक जगह से निकला हूँ एंड थोड़ा सा रोड का लेवल का फर्क था, बट ये कार के अंदर मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं आया, मतलब अच्छा था, निकल गई कार आराम से। सस्पेंशन ने कोई वो बाउंसी फीलिंग नहीं करी मुझे, जो आमतौर पर टाटा की कारों को हम बोर्ड के साथ एसोसिएट कर देते हैं, वो वाली फीलिंग नहीं थी इस कार के अंदर। तो मेरे को ओवरऑल ये कार चलाने में एवरी एस्पेक्ट में ठीक लग रही है। रैटल नहीं है, इंजन की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, देन प्लास्टिक क्वालिटी अपना क्वाइट ओके। डोर के अंदर पैनल गैप्स वगैरह थे, इजीली वो दिख रहे थे मुझे, लेकिन उसकी वजह से जो शट होते हैं डोर्स या जो बूट लिड है जहाँ पर वो बंद होती है, वो उसी प्रॉपर जगह पे रहती है, तो वो कोई इशू नहीं है। कार की अगर माइलेज की बात मैं करूँ तो माइलेज एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी सुई गिरती हुई मैंने और किसी कार की नहीं देखी, तो दिस कुड बी एन इशू फॉर सम। अब ये कार लेनी किसको चाहिए, किसको अवॉइड कर देनी चाहिए? देखिए, एक चीज़ को समझें कि टाटा की पुरानी गाड़ियाँ थोड़े से इश्यूज़ को फेस करती थी, यानी कि जो बॉडी के रैटल्स हैं आपको इस कार में मैंने बहुत कम देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। मैंने कुछ कार के अंदर अच्छे खासे रैटल भी देखे हैं टाटा के, और मेरी कार उनमें से एक होती थी किसी टाइम पर, जब तक मुझे उसका अच्छा मैकेनिक नहीं मिलता था। तो नंबर 1 थिंग, अगर आपके पास बहुत अच्छा मैकेनिक है तो आप टाटा की कार ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 2, बाहर के जो बॉडी पैनल के गैप्स हैं वो भगवान भी ठीक नहीं कर सकता टाटा की गाड़ियों के अब तक जो हालात हैं। तो इवन नेक्सॉन के अंदर मैंने कुछ रिपोर्ट देखी हैं जहाँ पर बॉडी के गैप्स के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है पैनल गैप्स में, तो वो चीज़ एक इशू है, हमेशा से रहता था, मेरे को लगता है हमेशा से रहेगा जब तक टाटा ये अपना होराइजन नेक्स्ट को और इम्प्रूव नहीं करता। तो ये दिस वाज द सेकंड थिंग। उसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि टाटा के एक चीज़ का थोड़ा सा इशू आता है जो फिलहाल इस कार में नहीं है, लेकिन मेरे को आपको बताना बनता है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। टाटा के इलेक्ट्रिकल्स बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। हालांकि अगर मैं इस पर्टिकुलर कार की बात करूँ तो चारों विंडो स्विचेस चलते हैं, आई एम सो सॉरी, चारों विंडो स्विचेस चलते हैं। उसके अलावा दिस थिंग इज़ वर्किंग, देन लाइट्स आर वर्किंग, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। उसके अलावा ये नॉब सारी काम करती हैं, ये चीज़ें काम करती हैं, तो सब कुछ काम कर रहा है टाटा के अंदर ना अब तक। तो 95,000 किलोमीटर रफ यूसेज हुई है इस कार के साथ बहुत ज़्यादा, इसमें बड़ा सारा सामान डाला गया, निकाला गया, एवरीथिंग सब उसको एक बहुत ही ज़्यादा एब्यूज़ किया गया बेसिकली इस कार को। उसके बावजूद इस कार में कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे को लगता है कि टाटा की गाड़ियाँ सह सकती हैं वो सब चीज़ें अगर तरीके से रखी जाए तो। अब टाटा के अंदर आप प्रेफर करो आपको टाटा की कार ऐसी मिल जाए जिस पे बाहर से आफ्टर मार्केट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को फिट ना किया गया हो। इसमें किया गया है लेकिन ये कार ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिसमें आप फिट करोगे वो हर कार ठीक रहेगी, तो ये छोटा सा इशू हो सकता है कुछ लोगों को। तो कोशिश करें आप ऐसी टाटा की कार अवॉइड करें जिसमें आफ्टर मार्केट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की फिटिंग हो रखी हो। अगर वो सारा कुछ कंपनी का है तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है सर्विस शेड्यूल को हमेशा चेक करें। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो इंजन इस गाड़ी का ओके है, एंड ओवरऑल मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इस इंडिगो CS को मैं एक पासिंग स्कोर दूंगा, बिकॉज मेरे को नहीं लगता है इस इंडिगो CS में कोई दिक्कत थी अभी तक या कोई इशू है। सो आज के लिए स्पेयर व्हील के अंदर इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी रिव्यू के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ देखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि बेसिकली आप वो चीज़ देखना चाहते हैं एंड मैं वो चीज़ आपको दिखा पाऊँगा, तो उस चीज़ के बारे में आप मुझे ज़रूर बताएं। कारों की जहाँ तक बात है, जितनी कारें मेरे पास अवेलेबल होती है मैं उन कारों के हिसाब से रिव्यू कर देता हूँ। नॉट अ बिग रिव्यूअर एज ऑफ नाउ, तो मुझे कंपनी से कार मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप अमृतसर या गुरदासपुर में रहते हैं और आपके पास कोई भी गाड़ी है जिसका आप चाहते हैं रिव्यू इंटरनेट के ऊपर आए, यूट्यूब पर आए, इस तरह का एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, तो आप उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। मैं उसका रिव्यू प्लस उसके लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहूँगा। एंड अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। मुझसे कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर स्पेयर व्हील के पेज को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फेसबुक के ऊपर भी स्पेयर व्हील का पेज है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। गिव अवेज हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए जाएंगे, यूट्यूब पर कभी भी एक लाइव गिव अवे नहीं किया जाएगा, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। एंड आज के लिए स्पेयर व्हील के अंदर इतना ही, शुक्रिया।